नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम आपको वो ऐसे 12 टॉपिक बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करके ही जाना है अगर आप केमिस्ट्री में पास होना चाहते हैं। तो प्लीज़ बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लें, तैयार कर लें, ताकि आपको जब बोर्ड के पेपर आप देने जाएं वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। एक बार पढ़ लेंगे, एक बार समझ लेंगे तो आपको इजीली से सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो में ही पूरे क्वेश्चंस याद करवा दें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन है कि फिनोल का लीबरमान अवक्रिया द्वारा परीक्षण लिखिए, यानी कि फिनोल की लीबरमान अवक्रिया आपको बतानी है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों 2017 और 1923 में बोर्ड के पेपर में आ चुका है। ठीक है, पूछा जा चुका है। और बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि 17 जो है सन दिया गया, इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका होगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखना है। पहले इस पूरी परिभाषा को अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होगी। बस एक बार आप ध्यान से इस परिभाषा को समझ लेना। जब फिनोल, हमारे पास अगर फिनोल है, जब फिनोल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में घुले सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करता है, जब फिनोल जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में घुले सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करता है तो नीला या फिर हरा रंग प्राप्त होता है। यानी कि जब फिनोल जो होता है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 जो है उसमें घुले हुए सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करता है। जब फिनोल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में घुले हुए सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करता है तो नीला या फिर हरा रंग प्रकट होता है। ठीक है, कौन सा रंग प्रकट होता है? नीला या हरा रंग प्रकट होता है। समझो यहाँ से, अगर हम उसमें कोई क्रियाकारी जो मिश्रण होता है, जब उसमें कोई क्रियाकारी मिश्रण को जल से तनु करने पर नीला रंग प्राप्त होता है। जो हम क्रियाकारी जो मिश्रण होता है उसको जल से हम अगर तनु कर देते हैं तो तनु करने पर लाल रंग प्राप्त होता है, तथा अधिक में NaOH मिलाने पर पुनः नीला रंग प्राप्त हो जाता है। अधिक में अगर हम NaOH पुनः मिला देते हैं तो हमारा फिर से क्या होगा, नीला रंग प्रकट हो जाएगा। और इस अभिक्रिया को ही हम लीबरमान अभिक्रिया कहते हैं। एक टिप्पणी जो है बोर्ड के पेपर में आपसे लघुत्तरी में पूछी जा सकती है। तो प्लीज़ बच्चों, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार तैयार कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 13, 16 और 18 में बोर्ड के पेपर में आ चुका है। देखो, आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। आप जो है मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH और C2H5OH में विभेद कैसे करेंगे। केवल रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक समीकरण परीक्षण तथा अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यानी कि आपको अभिक्रिया भी बतानी है, उसका परीक्षण जो है वो भी बताना है, कौन सा परीक्षण। और एक क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इस पर IMP या स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, देखो, जब मेथिल अल्कोहल, ये आप लिखेंगे, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद आयोडोफार्म परीक्षण द्वारा किया जाता है। यानी कि किस परीक्षण के द्वारा हम विभेदन करेंगे इसमें, तो आयोडोफार्म जो परीक्षण होता है उसके द्वारा मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में हम इनका अंतर स्पष्ट कर देंगे, विभेद हम कर लेंगे। ठीक है, विभेद आयोडोफार्म परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल को जब आयोडीन तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो हमारा एथिल अल्कोहल है, अभी हम इसकी रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे। एथिल अल्कोहल को जो हमारा आयोडीन होता है जिसका हम I2 लिखते हैं, तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या जलीय सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ गर्म करते हैं तो पीला क्रिस्टलीय ठोस आयोडोफार्म बनता है। और एक रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, हैलोफार्म अभिक्रिया, वहाँ से आप इसी रिएक्शन को उसमें भी बनाते थे। ठीक है, देखो ये रिएक्शन है, हमारे पास एथिल अल्कोहल है, इसमें आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसको बैलेंस किया तो हमारा CH3 बन गया, आयोडोफार्म NaI निकल गया, HCOONA निकल गया, सोडियम फार्मेट, और जल निकल जाता है। इस रिएक्शन को बैलेंस है। अब वहीं पर अगर मेथिल अल्कोहल की तो बात करें तो मेथिल अल्कोहल आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, तो इसमें विभेद हो गया, अंतर हो गया। ठीक है, किस परीक्षण के द्वारा करेंगे, आयोडोफार्म परीक्षण के द्वारा विभेद करने की रिएक्शन हो गई, समीकरण हो गया, रासायनिक समीकरण। लेकिन आज देखो, आपका जो एथिल अल्कोहल है वो तो ये परीक्षण दे रहा है, लेकिन मेथिल अल्कोहल परीक्षण नहीं दे रहा है। तो आप इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं तो आपको बोर्ड के पेपर में जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों क्वेश्चन आता है फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। यानी कि जो फार्मेलिन होता है वो क्या है और इसके आपको उपयोग भी बताना। देखो, एक क्वेश्चन 2018 में बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, इससे पहले भी आया होगा, बाद में भी आया होगा, लेकिन हमने जब देखा है तो 2018 में यहाँ पर दिखाई दिया। ठीक है, फार्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है।
फार्मेलिन कुछ और नहीं है, फार्मल्डिहाइड जो होता है उसका ही जलीय विलयन होता है। HCHO जो जिसका सूत्र होता है फार्मल्डिहाइड का HCHO, फार्मल्डिहाइड का ही एक जलीय विलयन, जिसमें फार्मल्डिहाइड का अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। इसमें जो फार्मल्डिहाइड होता है उसकी अधिकतम सांद्रता जो होती है वो 40% होता है। यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। ये जो फार्मेलिन का विलयन होता है, जो फार्मल्डिहाइड का होता है, फार्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, इसमें फार्मल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता जो होती है 40% होती है और इसका जो प्रयोग होता है वो मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयोग होता है। याद रखेंगे और क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको 2-3 क्वेश्चन हमने बताए अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एथिलेमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, यानी कि जो एथिलेमीन है वो क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, ऐसा क्यों है स्पष्ट करना। देखो एथिलेमीन हमारे पास है, वो क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित कर रही है, अब ऐसा क्यों है आपको स्पष्ट करना है, यानी कि बताना है। और एक क्वेश्चन 2018 और 22 में आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका। देखो नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिलेमीन अन्य अमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है और जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उतना अधिक क्षारीय होगा। एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड के पेपर में एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था निम्न में से सबसे अधिक या प्रबल क्षारीय कौन सा है। वहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन दी गई थी और साथ में आपको अमोनिया गैस भी दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। नाइट्रोजन परमाणु पर जो एकांकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिलेमीन अन्य अमीनों की तरह ही क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। इससे चीज सिद्ध होती है कि हमारी जो अदर अमीन है वो भी क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। ठीक है, यह एक दुर्बल एकांकी क्षारक के जो दुर्बल एकांकी एक चीज प्रबल होती है, एक दुर्बल होती है। तो ये जो एथिलेमीन है ये दुर्बल जो एकांकी क्षारक होता है उसकी तरह जो व्यवहार प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको परिभाषित कीजिए। और एक क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर में, एक क्वेश्चन भी कई बार हमारे बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका। देखो कार्बोहाइड्रेट होते क्या है। कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण या ध्रुवक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ध्रुवक जो होते हैं उसके पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु प्राप्त करते हैं, अणु देते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। हर एक बुक में, आपकी बुक में अगर कोई और परिभाषा दी गई है तो आप उसको याद कर सकते हैं, अन्यथा ये परिभाषा मेरे अकॉर्डिंग हमने सबसे सरल परिभाषा बनाई है वो यहाँ पर दी गई है। तो आप इसको चाहें तो इसको याद कर लें। मेरी सजेशन यही रहेगा कि आप इसको याद करें, ये बिल्कुल सरल परिभाषा है। और होता क्या है, क्वेश्चन आपसे बोर्ड के पेपर में कैसे पूछा जाएगा, अति लघुत्तरी में इस तरीके से सेम पूछा जाएगा। अगर वो 5 नंबर में आता तो वहाँ पर 3 से 4 आपको दिए जाएंगे और उनमें कहेगा निम्न पर टिप्पणी कीजिए, वहीं पर आपको कार्बोहाइड्रेट भी एक दिखाई देगा। ठीक है, लिपिड क्या है, इनके मनुष्य इसके जो मुख्य कार्य होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले लिपिड होते क्या हैं और इनके जो मुख्य कार्य होते हैं, मेन फंक्शन होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। और एक क्वेश्चन 2014, 16 और 18 में पूछा जा चुका है। देखो बेबसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, यानी कि बेबसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। लिपिड जो होते हैं जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं। लिपिड जो होते हैं जल में विलेय नहीं होते, ये जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायक जैसे ईथर और क्लोरोफॉर्म में विलेय होते हैं। समझ में आ गया। अगर इनके प्रमुख कार्य की बात करें, अगर हम इनके प्रमुख प्रकार की बात करें तो बसा और तेल हो गया, फास्फोलिपिड हो गए, एस्टेरॉयड हो गए या टार्पिन्स होते हैं, इनके प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं जो आपके लिपिड होते हैं उनके प्रकार हैं। अगर बच्चों इसके मुख्य कार्य की बात करें तो इनके कार्य में आप लिख सकते हैं शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। शरीर में क्या करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इनका एक सबसे ज़्यादा मुख्य कार्य हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझना और ये क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। देखो कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, क्यों। यानी कि जो कॉपर धातु होती है वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को कह देती है तुम अलग जाओ, ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या प्रकृति है। तो बच्चों अगर आपने
विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ा होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो बिना हमारे बताए हुए। ठीक है, देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर धातु का स्थान सिल्वर धातु से ऊपर होता है, यानी कि जो कॉपर धातु है इसका जो स्थान है, इसका जो दर्जा है वो क्या होता है, सिल्वर धातु से ऊपर होता है, जिसके कारण कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, जो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है उस विलयन से जो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को कहता है तुम अलग हो जाओ, विस्थापित कर देता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर IMP लगा लेंगे क्योंकि ये रिएक्शन भी आपसे बोर्ड के पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, हेनरी का नियम समझाइए। आपको हेनरी का नियम लिखना है तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी आपको बताना है। हेनरी का नियम तो देखो, और एक क्वेश्चन 2015, 16, 17 और 18 में लगातार उसके बाद में भी कई बार आया हुआ है। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अगर ताप स्थिर है तो स्थिर ताप पर किसी भी गैस की द्रव में विलेयता जो होती है उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यदि किसी गैस की द्रव में विलेयता S है तथा आंशिक दाब P हो तब हेनरी का नियम S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, और एक इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद जरूर रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि He उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज्यादा निष्क्रिय है क्यों। और एक क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में कई बार 18, 19 और 22 में पूछा जा चुका। देखो, हीलियम उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज़्यादा निष्क्रिय होती है। ये उत्कृष्ट गैसों का एक समूह है, उन गैसों में से हीलियम जो है वो सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज़्यादा निष्क्रिय। ऐसा क्यों होता है, तो हीलियम उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज़्यादा निष्क्रिय होती है क्योंकि इसमें कोषों की संख्या सबसे कम होती है तथा आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। अगर कोषों की संख्या कम होगी तो आकर्षण बल उसमें अधिक होगा। और अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होती है। तो हीलियम के बारे में इतनी जानकारी आप याद रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मोलरता तथा मोल अंश पर टिप्पणी कीजिए। और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के 2014 और 17 और 18 में आ चुका है, उसके बाद में भी कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोलरता की, फिर हम बात कर लेंगे मोल अंश यानी कि मोल फ्रैक्शन भी इसी को कहते हैं। देखो, 1 लीटर विलयन में घुले हुए, 1 लीटर का कोई विलयन है, उस 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। और इसे बच्चों M से प्रदर्शित करते हैं, विलय के मोलों की संख्या अपोन में विलयन का आयतन हम लीटर में लेते हैं। और हम लोगों ने ML में भी इसका सूत्र पढ़ रखा है, जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो आपको सारे सूत्र मैं आपको बता रखा हूँ। विलय के आपको मोल निकालना है तो जितना भार दिया गया अपोन में अणुभार करके आप उसका मोल निकाल सकते हो। अगला देखो, मोल अंश या मोल प्रभाज के बारे में। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, हमारे पास जो विलयन है उसमें उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, जो विलय है एवं विलायक है उसके कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश या फिर मोल प्रभाज हम उसे कहते हैं और इसे X से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों जिसके भी हमें निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और विलयन के कुल मोल लिख लेंगे और हम इजली से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परासरण दाब क्या होता है। एक परासरण की क्रिया होती है, एक परासरण दाब होता है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। ठीक है, अगला और हमारा लास्ट टॉपिक है, 12वां टॉपिक है, इसको ध्यान से समझो। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए, यानी कि फैराडे का विद्युत अपघटन से संबंधित जो द्वितीय नियम है उसे बताना। देखो, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम के अनुसार, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्टों के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्ट उनके विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, जो विद्युत धारा है उसे प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। और इस रिएक्शन को आप याद रख के कर लेंगे। और बच्चों अगर आपने 12 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं तो प्लीज़ बच्चों इन सभी क्वेश्चन को एक बार रिविजन भी कर लेंगे ताकि आप इन्हें जल्दी से भूल ना पाएँ। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है किसी भी प्रकार का, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, हम उनका जवाब आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया जाएगा, वहां से जाकर आप हमें फॉलो कर लेना, वहां पर हमें DM कर देना। इन सभी क्वेश्चंस का आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगी, इनकी कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं ली जाएगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।